नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। जींद में बद्दोवाल टोल पर फिर किसानों का कब्जा। चंडीगढ़ हिसार हाईवे के प्लाजा पर 14 गांवों को फ्री करने की मांग। हरियाणा के जींद में नरवाना में किसानों और ग्रामीणों ने चंडीगढ़ हिसार हाईवे पर स्थित बद्दोवाल टोल प्लाजा को सोमवार दोपहर बाद फिर से वाहनों के लिए फ्री करा दिया। किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद करीब 10 दिन पहले ही इसे शुरू किया गया था। टोल से जुड़ी मांगों को लेकर ग्रामीण अब विरोध में उतर गए हैं। बद्दोवाल टोल चंडीगढ़ हिसार हाईवे पर नरवाना क्षेत्र में है। ग्रामीणों और किसानों की मांग है कि टोल के 14 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गाँवों को टोल फ्री की सुविधा दी जाए। जींद के वाहनों का कागजातों के आधार पर आधा टोल टैक्स लिया जाए। यदि कोई वाहन चालक गलती से फास्टैग की लाइन में आ जाता है तो उससे 2 गुना टोल न वसूलकर कैश लाइन के अनुसार टोल लिया जाए। यहाँ जुटे लोगों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक टोल फ्री रहेगा। हरियाणा में लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट विस्तार की सूचना मिल गई है। आज प्रदेश के कैबिनेट में विस्तार हो रहा है। हालांकि अभी तक नए मंत्रियों के नामों को लेकर कोई सूचना नहीं जारी की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई नामों को आगे लाया जा रहा है। 28 दिसंबर को शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। संभावना जताई जा रही है कि जजपा से टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली व भाजपा के पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता या फिर हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता में से एक मंत्री बनाया जा सकता है। ज्ञानचंद गुप्ता और डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ ही पलवल के विधायक दीपक मंगला का नाम भी मंत्री पद के लिए चल रहा है। भाजपा वैसे कोटे से मंत्री बनाना चाह रही है। दीपक मंगला सीएम की पसंद हो सकते हैं, जबकि ज्ञानचंद गुप्ता केंद्रीय नेताओं की पसंद माने जा रहे हैं। बता दें कि 90 सदस्यीय विधानसभा में 14 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कैबिनेट में अभी तक 12 मंत्री हैं। चर्चा इस बात की भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, लेकिन इस बात की संभावना काफी कम लग रही है। यदि किसी मंत्री को हटाने की बात आई तो समाज कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव का नंबर लग सकता है। उनके हटने की स्थिति में नांगल चौधरी के भाजपा विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं टोहाना के विधायक बबली के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर डिप्टी सीएम को अपने 12 मंत्रालयों में से ही कुछ मंत्रालय उन्हें देने पड़ेंगे। इतना तय है कि भाजपा देवेंद्र बबली को अपने कोटे से कोई मंत्रालय नहीं देगा। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार काफी समय से लटका हुआ था। इसके मुख्य वजह किसान आंदोलन था। सीएम खट्टर ने दी जानकारी। पैक हाउस बनाने के लिए किसानों को 70 से 80% सब्सिडी आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को करनाल जिले के तरावड़ी में किसान समृद्धि शिविर और करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें किसानों द्वारा उत्पादित टमाटर, करेला, घिया व भिंडी व अन्य सब्जियां लंबे समय तक स्टोर की जा सकेंगी, जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने एकीकृत पैक हाउस का निर्माण करने वाले FPO व किसानों को बधाई दी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री JP दलाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से कृषि विविधीकरण और किसानों को प्रोत्साहित करने में यह पैक हाउस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। प्रदेश का यह 7वां पैक हाउस है, जिसके लिए सरकार ने 5.5 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, जिस पर लगभग 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस प्रकार के ऋण दिए जा रहे हैं, जिन पर भारी सब्सिडी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पैक हाउस में सब्जियों की धुलाई, छटाई, सफाई, पैकिंग तथा कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है, जिससे सब्जियां लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। इससे किसानों के साथ साथ खेतों में काम करने वाले मजदूरों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। तरावड़ी के इस पैक हाउस के निर्माण में 272 किसानों के समूह किसान उत्पाद संघ द्वारा करीब 600 से 700 एकड़ में उगाई जाने वाली सब्जियों की स्टोरेज में सहायता मिलेगी। कई राज्यों में बारिश की संभावना, ठंड के साथ कोहरा भी मचाएगा कोहराम। रविवार को हरियाणा, NCR, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मौजूद मौसम प्रणाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कहीं कहीं हल्की तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश और सीमित स्थानों पर ओलावृष्टि व पर्वतीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में हिमपात हुआ है, जिस वजह से सोमवार को मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा, NCR, दिल्ली के उच्चतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है और आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में और अधिक गिरावट देखी जाएगी व कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, जिस कारण जनवरी के शुरू होते ही एक शीतलहर देखने को मिलेगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावनाएं बन रही है। हरियाणा पर इसका प्रभाव आंशिक रहेगा। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, मेवात, सोहना, तावड़ू व पलवल जिलों के दक्षिणी हिस्से में सीमित स्थानों पर कुछ हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं, परंतु इन जिलों पर बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा पानीपत और पूर्वी दिल्ली, NCR पर भी हल्की बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। अन्य जिलों पर इसका प्रभाव न के बराबर रहेगा।
किसानों के लिए हरियाणा सरकार की 2 योजनाओं में आवेदन शुरू। किसानों के लिए शुरू की हरियाणा सरकार की 2 योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। इनमें मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना और सोलर पंप सिस्टम योजना शामिल है। 27 दिसंबर से इन दोनों योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना के तहत किसानों के लिए किसान www.agriharyana.gov.in वेबसाइट पर 27 दिसंबर से 15 जनवरी 2022 तक अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इस योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसान 27 दिसंबर से पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत सोलर पंप कनेक्शन के लिए सरल हरियाणा.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने पहले ही उन आवेदनों को रद्द कर दिया है जिन्होंने देय राशि जमा नहीं करवाई थी। जिन किसानों को पहले ही अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिया जा चुका है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है। एक किसान को केवल एक ही कनेक्शन दिया जाएगा। चयनित किसानों को सौर ऊर्जा पंप कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी करने के 3 महीने में कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जो भी किसान सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं वह 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में हुई एक अनूठी पहल की शुरुआत। बिना दहेज शादी करने वालों से फोटोग्राफी के पैसे नहीं लेंगे फोटोग्राफर। आज के समय में देखा जाए तो हमारा समाज और देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ बुराइयां भी बढ़ रही हैं। दहेज प्रथा भी इन्हीं बुराइयों में से एक है जिसने वर्तमान में विकराल रूप धारण कर रखा है। हमें एक खबरें रोज देखने और सुनने को मिल जाती हैं कि दहेज के लोभियों ने आज एक और बेटी की जान ले ली, क्योंकि दहेज प्रथा आज समाज के हर वर्ग में फैल चुकी है। लेकिन खेड़ी गांव के 3 दोस्तों ने दहेज प्रथा के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की है। सिरसा जिले के खेड़ी गांव के 3 दोस्तों ने दहेज प्रथा के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि हम विवाह शादियों में फोटोग्राफी का काम करते हैं। खेड़ी गांव में हमारी कृष्णा स्टूडियो फोटोग्राफी की दुकान है, जिसको अजय सिंह, दीप नागर और मंगल सिंह मिलकर चलाते हैं। भविष्य में अगर कोई भी व्यक्ति बिना दहेज के शादी करता है तो कृष्णा स्टूडियो द्वारा उनके पूरे विवाह की फोटोग्राफी बिना किसी फीस के यानी फ्री में की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति शादी में दहेज लेने की मांग करता है तो उस व्यक्ति की शादी में किसी भी कीमत पर कृष्णा स्टूडियो द्वारा वीडियोग्राफी का काम नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हम सब साथ मिलकर इस कुप्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे तो एक दिन इसे जड़ से जरूर उखाड़ देंगे। एनसीआर के 4 जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन चलाएगी हरियाणा सरकार। चार्जिंग स्टेशन की योजना तैयार। गोवा में परिवहन मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस के बाद हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की कवायद शुरू कर दी है। डीजल व पेट्रोल के वाहनों से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने की सोच रही है। इसके लिए सरकार ने नीति भी बना ली है। फिलहाल एनसीआर के 4 जिलों यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत होगी। साल 2024 तक पूरे प्रदेश में इसे लागू करने की योजना है। इन चारों ही जिलों में इलेक्ट्रिक वाहनों से पहले सरकार चार्जिंग स्टेशन का प्रबंध करेगी। शहर के अंदर ही नहीं, मुख्य सड़कों पर भी उन जगहों को चिन्हित करने के आदेश दिए गए हैं जहां चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन भी अधिक क्षमता और स्पीड वाले होंगे ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को जल्द चार्ज किया जा सके। इसी क्रम में इन चारों जिलों में सिटी बस सर्विस के अलावा छोटे रूट पर परिवहन विभाग की बसें भी इलेक्ट्रिक चलाने की योजना है। हरियाणा के अलावा नई दिल्ली, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपने यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देंगी। यूजीसी नेट का पेपर शनिवार रात हुआ लीक। महेंद्रगढ़ के पैरामिलिट्री जवान विकास ने व्हाट्सएप पर भिवानी में रिंकों को भेजा। 6 परीक्षार्थियों ने किया हल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रविवार को हुई यूजीसी नेट हिंदी का प्रश्न पत्र शनिवार रात को महेंद्रगढ़ के विकास ने लीक किया था। इसे रिंकों के माध्यम से 6 परीक्षार्थियों को हल कराया। दूसरे शिफ्ट के पेपर के लिए 11 परीक्षार्थियों को तैयार किया था। फरार विकास दिल्ली में पैरामिलिट्री में तैनात है। पुलिस इसकी तलाश में है। पुलिस की टीमें जींद के अलावा भिवानी, कैथल, रेवाड़ी, गुरुग्राम समेत अन्य स्थानों पर अभी जांच में जुटी हुई है। मुख्य आरोपी विकास को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में 3 इंस्पेक्टरों की टीम गठित कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। विकास महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला है और दिल्ली में पैरामिलिट्री में नौकरी कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आरोपियों ने कौन कौन से पेपर लीक करवाए और किन किन पेपरों में पैसे लेकर परीक्षार्थियों की जगह दूसरों को परीक्षा में बैठाया था। तीसरी डोज पर बड़ी खबर। दूसरे टीके के 9 महीने बाद प्रिकॉशन डोज के लिए कर सकेंगे अप्लाई। कोविन चीफ बोले इसे बूस्टर ने कहा जाए। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की तीसरी प्रिकॉशनरी डोज के लिए वही लोग अप्लाई कर सकेंगे जिन्हें कोरोना की दूसरी डोज लगे हुए 9 महीने बीत चुके हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ और कोविन चीफ डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने सोमवार को कहा कि अगले साल 10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के उन लोगों को तीसरी डोज लगाने का फैसला किया गया है जो पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर शर्मा ने इसे बूस्टर डोज कहने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि तीसरे डोज को बूस्टर की जगह प्रिकॉशनरी डोज कहना बेहतर होगा। वैक्सीन की तीसरी डोज उन्हें ही मिलेगी जिन्हें दूसरी डोज के लिए 9 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। इससे पहले 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ वर्कर्स और गंभीर बीमारी वाले बुजुर्गों को प्रिकॉशनरी डोज देने का ऐलान किया था।
2021 खत्म होने में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। इस साल के आखिर यानी 31 दिसंबर तक आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। हम ऐसे ही 6 आपको काम बता रहे हैं जो आपको 31 दिसंबर तक निपटाने हैं। नंबर 1 की बात करें तो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना है। वहीं नंबर 2 की बात करें तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने सभी PF खाता धारकों को नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है। EPFO ने नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है। नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सेबी के अनुसार अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो आपको 31 दिसंबर तक उसकी KYC करनी होगी। अगर KYC नहीं होती है तो डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। वहीं नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो रिटायर हो चुके सभी सरकारी कर्मचारियों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसका मतलब है कि पेंशन जारी रखने के लिए इस साल के आखिर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। वहीं नंबर 5 पॉइंट की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने त्योहारी सीजन में होम लोन ब्याज दर को घटाकर 6.50% कर दिया है। इस ऑफर का फायदा 31 दिसंबर तक मिल सकेगा। ऐसे में अगर आप होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो 31 दिसंबर तक अप्लाई करने पर इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। छठे और अंतिम पॉइंट की बात करें तो बिजनेस से जुड़े वो लोग जिनकी सालाना कमाई 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न करने के साथ ही एक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, फिल्म एक्टर, वकील, टेक्नीशियंस जैसे प्रोफेशनल्स को तो 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर ही ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट फाइल करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर ही है। पीएम मोदी का न्यू ईयर गिफ्ट 1 जनवरी को किसानों के खाते में आएगी पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त 1 जनवरी को किसानों के बैंक खाते में आएगी। मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2022 को दोपहर 12 बजे किसान योजना के तहत 10वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। किसान अगले 5 दिनों में अपने खाते की eKYC करवा लें क्योंकि बिना इसके आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। नवाज की पाकिस्तान वापसी तय, फौज से लंदन में सीक्रेट बातचीत, जनवरी में लौटने के बाद कुछ दिन जेल में रहेंगे फिर पीएम बन सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। खबरों के मुताबिक नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नए साल यानी 2022 के पहले महीने में मुल्क लौट रहे हैं। पाकिस्तान में फौज के समर्थन के बिना किसी सरकार का सत्ता में रहना नामुमकिन है। फौज ही तब्दीली के नाम पर इमरान खान को सत्ता में लाई लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहे। मुल्क में उनके खिलाफ नफरत पैदा हो चुकी है। इमरान की कारगुजारियों की वजह से फौज की भी फजीहत हो रही है, लिहाजा बीच का रास्ता खोजा गया है। 3 साल से चुप पाकिस्तान का मेन मीडिया भी अब खुलकर नवाज की वापसी और इमरान के दिन लदने की खबरें देने लगा है। दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में फौज चुनी हुई सरकार के मातहत काम करती है। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टी गंगा बहती है। यहाँ फौज और ISI सरकार बनाने और गिराने में सबसे अहम रोल प्ले अदा करती है। वहीं नवाज शरीफ को फौज के विरोध की वजह से कुर्सी गंवानी पड़ी थी। बदलाव के तौर पर इमरान को लाया गया। उन्हें यू टर्न और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तक कहा जाता है। थक हार कर फौज को फिर नवाज की तरफ ही देखना पड़ा। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 14 केस, सोमवार को 5 नए मामलों की पुष्टि, कोरोना के भी 85 केस मिले। हरियाणा में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने लगे हैं। अब तक प्रदेश में ऐसे 14 मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को भी 5 नए केस की पुष्टि हुई है। इनमें यमुनानगर में 3 और फरीदाबाद में 2 केस सामने आए हैं। इससे पहले ओमिक्रॉन के 3 केस गुरुग्राम में, 1 केस करनाल में, 2 केस पानीपत में, 1 केस पंचकुला में और 2 केस फरीदाबाद में मिल चुके हैं। वहीं सोमवार को कोरोना के 85 केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना के 536 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में तीसरी लहर की आहट, 24 घंटे में 331 नए मामले। वहीं केरल में 30 दिसंबर तो वहीं कर्नाटक में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से डराने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 331 नए मरीज सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी अब 0.55% से बढ़कर 0.68% हो गया है। यह पिछले 6 महीने यानी जून के बाद सबसे ज्यादा है। रविवार को यहां 290 नए केस दर्ज किए गए थे। बढ़ते मामलों को दिल्ली में तीसरी लहर की आहट माना जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट के 142 केस हैं तो वहीं महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा हैं। इधर केरल सरकार ने राज्य में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने भी 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
तीसरी लहर के बीच होंगे चुनाव। केंद्र ने यूपी समेत 5 चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। आयोग भी चुनाव टालने के मूड में नहीं। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अगले साल यानी यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव टालने के मूड में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 5 राज्यों उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी और पंजाब के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें इन राज्यों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तय समय पर ही कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में होने वाली बैठक में लिया जा सकता है। विशेषज्ञों का दावा है कि कुछ ही दिनों में ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, लिहाजा चुनाव आयोग कुछ सख्त कदम उठा सकता है।